प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई 3 जन सुरक्षा योजनाओं के 8 वर्ष पूरे। इन योजनाओं से अब तक जुड़े करोड़ों लोग। राज्य के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से पूछताछ में ईडी को मिले कई सबूत। ईडी के समक्ष पेश हुए व्यवसायी विष्णु अग्रवाल बीमार होने के कारण बिना पूछताछ ही छोड़े गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। बोकारो में आयोजित योग शिविर में लोगों ने किया योगाभ्यास। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही गर्म हवा ने बढ़ाई गर्मी। अगले 7 दिन तपेगा झारखंड। रांची में 40 तो धनबाद जमशेदपुर में 43 डिग्री पहुंचेगा पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में शुरू की गई 3 जन सुरक्षा योजनाओं के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन योजनाओं से अब तक झारखंड समेत देश भर के करोड़ों लोग जुड़ गए हैं। 15 में आज ही के दिन कोलकाता से किया था। ये तीनों योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है। ये योजनाएं अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पिछले 8 वर्षों में करोड़ों देशवासी इन योजनाओं से जुड़े हैं। बीते 26 अप्रैल तक 34 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। वहीं इस दौरान 16 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और 5 करोड़ से ज्यादा लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करीब 6,64,000 परिवार को बीमा दावों के रूप में 13,290 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,15,000 से ज्यादा परिवारों को 2,302 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर नमन किया है। से लेकर संगीत और शिक्षा से लेकर साहित्य तक उन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम एक समृद्ध, प्रगतिशील और प्रबुद्ध भारत के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे कोलकाता में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक कवि जिन पर भारत को हमेशा नाज रहा है और गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ को गुरु के रूप में जाना जाता है, जिनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ था। उस लिहाज से आज का दिन बहुत अहम और ये वो तमाम जगहों को देख रहे हैं जहां पर उन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो आज 1 दिवसीय दौरा है अमित शाह का पश्चिम बंगाल को लेकर और राष्ट्रगान के रचयिता नहीं बल्कि बहुत ऐसी अहम हम कह सकते हैं सांस्कृतिक लिहाज से देश को जोड़ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन किया है। शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, जो देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा सूत्र बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर भी उन्हें नमन किया है। आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए कई प्रयासों में भी वे सबसे आगे थे। उनके आदर्शों ने महात्मा गांधी सहित कई लोगों को प्रभावित किया। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लिए गए निलंबित आईएएस छवि रंजन से दूसरे दिन भी ईडी ने पूछताछ की। इस दौरान ईडी को जमीन घोटाला से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं।
इधर जमीन घोटाला मामले में ही व्यवसायी विष्णु अग्रवाल ईडी के समन के आलोक में कल प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर हुए। हालांकि बीमार होने की वजह से उन्हें बिना पूछताछ के ही छोड़ दिया गया। ईडी अब स्वस्थ होने के बाद विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेगी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री मरांडी ने पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्दोष भाजपा कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया है, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। से लेकर जो पुलिस की यहाँ जो जुल्म, उसके विरोध में पार्टी की ओर से आज जमशेदपुर में धरना हुआ है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और कल चायबासा में है, तो कल हम चायबासा जाएंगे और उसी निमित्त आज में है। G20 के तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक आज गोवा में चल रही है। इससे पहले कल G20 सचिवालय ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर विकास से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन किया। टेक्नोलॉजी से लेकर महिला सशक्तिकरण और सतत विकास जैसे प्रासंगिक विषयों पर चर्चा होगी। बैठक के एजेंडे में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने में G20 की भूमिका, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, डिजिटल सिद्धांतों और विकास के लिए डेटा के लिए क्षमता निर्माण, वैश्विक स्तर पर हरित बदलाव और महिलाओं की अगुवाई वाली कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के साथ साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा शामिल है। कल विकास कार्य समूह से इतर महिलाओं की अगुवाई में विकास और विकास के लिए डेटा जैसे विषयों पर पैनल चर्चा हुई। भारत में खाद्य महंगाई दर दुनिया के मुकाबले काफी कम है। ताजा आंकड़ों में देश में खाद्य महंगाई दर 4.8% है। आम आदमी के लिहाज से किसी भी देश में आर्थिक प्रबंधन का सबसे अहम पहलू होता है देश में महंगाई की स्थिति। महंगाई में भी खाने पीने के वस्तुओं की महंगाई आम जनता के लिए काफी अहम मुद्दा होता है। कोविड महामारी और रूस यूक्रेन संकट के मद्देनजर पूरी दुनिया में अचानक खाद्य पदार्थों की सप्लाई का संकट खड़ा हो गया और बड़े बड़े विकसित देशों में भी महंगाई आसमान छूने लगी। वैश्विक स्तर पर खाद यानी फर्टिलाइजर और खाद्य पदार्थों का संकट एक बड़ा मुद्दा बन गया। खाद्य सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर देशों ने अपने अपने स्तर पर हर संभव कदम उठाए। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य महंगाई के लिहाज से भारत का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। विकसित देशों में भी फूड इन्फ्लेशन पर नजर डालें तो जर्मनी में फूड इन्फ्लेशन 21.2%, यूनाइटेड किंगडम में 19.1%, यूरोजोन में 17.5% और अमेरिका में फिलहाल ये 8.5% के स्तर पर बना हुआ है। वहीं भारत में खाद्य महंगाई दर 4.8% दर्ज की गई है। दूसरी ओर लेबनान, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, टर्की, पाकिस्तान, पोलैंड और जिम्बाब्वे जैसे देशों की हालात तो बहुत ही खराब है। भारत में आरबीआई और सरकार की नीतियों की वजह से मांग और सप्लाई को लेकर समय समय पर उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि भारत में खाद्य महंगाई दर 5% से नीचे है। भारत में मार्च की थोक महंगाई दर 29 महीनों में सबसे निचले स्तर 1.32% पर नजर आई। हमारे फिस्कल जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेहतर है, बेहतर थी ये 2-3 साल। और मॉनेटरी मैनेजमेंट की अगर देखे जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे जो थे वो बहुत प्रूडेंट थे और इसकी वजह से हम वी आर नाउ बेनिफिटिंग। हमारी जो अभी जो स्थिति है अन्य देशों से बहुत ही बेहतर है। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने गेहूं, चावल जैसे आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम के जरिए खुले बाजार में बफर स्टॉक की बिक्री की गई, जिससे कीमतें कम हुई। रिजर्व बैंक ने भी ऋण पर ब्याज दरें बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग को कम रखा, जिसकी वजह से महंगाई में भी कमी आई। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साफ किया है कि दुनिया में खाद्य संकट झेल रही जनता की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर दुनिया का ध्यान जाना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं और गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में 34 करोड़ लोगों पर खाद्य सुरक्षा का संकट मंडरा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में भी खाद्य संकट को अगले 2 सालों की सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है। G20 में भी खाद्य सुरक्षा दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नजर आ रही है, जिस पर मंथन लगातार जारी है। जाहिर तौर पर भारत लगातार महंगाई के मुद्दे पर वैश्विक प्रयासों में सबसे आगे नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि खाद्य सुरक्षा को लेकर वैश्विक संकट काफी बड़ा है।
और महंगाई के खिलाफ इस वैश्विक युद्ध में भारत अभी तक चैंपियन बनकर उभरा है, जिसने मुश्किल में फंसे देशों को मदद पहुंचाकर भी दुनिया के सामने नई मिसाल कायम की है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। हजारीबाग पुलिस का पिछले 2 वर्षों से जारी ऑपरेशन भरोसा का तीसरा राउंड कल पूरा हुआ। इस दौरान पुलिस ने चोरी और गुम हुए मोबाइल को बरामद करते हुए 34 मोबाइल धारकों का मोबाइल वापस किया। इस दौरान अपना गायब मोबाइल वापस पाकर लोगों में काफी खुशी देखी गई। बाहर के भी अगर कोई लोग हमारे पास फरियाद देते थे मोबाइल गुमशुदगी की, तो उनका मोबाइल ट्रैकिंग करने के लिए हम लोगों ने इस विशेष अभियान का आरंभ किया था। आज इस अभियान के तृतीय चरण में हम लोगों ने कुल 34 मोबाइल बरामद करके उनके जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको दे दिए हैं। आज जो मोबाइल हम लोगों ने बरामद किए हैं उसकी लगभग वैल्यू 6 लाख रुपया है और आप जो ओनर्स हैं उनके चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। आज जो सबसे महंगा मोबाइल हम लोगों ने सुपुर्द किया है उसकी अनुमानित वैल्यू करीब 1 लाख रुपए है। और देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने कल टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंचायतों के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ विभिन्न मामलों में जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। साथ ही कुछ मामलों में अधिकारियों से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पेयजल से जुड़ी समस्याओं का 72 घंटे के अंदर निदान करने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्ग, विधवा, परित्यक्त दिव्यांग लाभुकों को प्राथमिक के आधार पर लाभान्वित करने का निर्देश दिया। लगभग 200 प्रज्ञा केंद्र और ग्राम संगठन CLF से लोग जुड़े हुए थे और लगभग 4 घंटे हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर समस्याओं का जो ऑन द स्पॉट निष्पादन करने के लिए प्रयास किया है और इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। और जैसे कि कुछ बहुत लोगों का जो पेंशन जो है स्वीकृत हो चुका है, लेकिन बाद में उनका आधार जो है किसी दूसरे खाते में लिंक होने की वजह से उनको जानकारी नहीं है, तो उस खाते में जा रहा है। तो इस तरह के भी मामले आए हैं और साथ में ऐसे भी मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। झारखंड समेत देश भर में इसकी तैयारियां की जा रही है। इस सिलसिले में आज बोकारो में नमामि गंगे परियोजना की ओर से योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के घाट एरिया सिटी पार्क में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। इसमें कमर पे हाथ रख के भी उठा सकते हैं दोनों साइड से, ऐसे नीचे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम टांडा बुरुड़ के पास श्रीखंडी गांव से इंदौर की ओर जा रही एक बस आज सवेरे डोंगराव गांव और दसंगा के बीच बोराड़ नदी के पुल की रैलियां तोड़ते हुए नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि बस पुल की रॉन्ग साइड की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फीट नीचे जा गिरी। इस हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों को डोरंगांव प्राथमिक उपचार के बाद खरगोन जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने इस बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी चचेरी बहन की शादी समारोह में शामिल होने सड़क मार्ग से रामगढ़ जिले की गोला के नेमरा स्थित आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री के रामगढ़ पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, साथ ही बुके देकर उनका स्वागत किया गया। जदयू के प्रदेश प्रभारी सह बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने रांची में पार्टी के कोर कमेटी के सदस्यों और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान संगठन को मजबूत करने को लेकर मंथन किया गया।
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य में डायन बिसाही के शक में हत्या एवं मारपीट की बढ़ती घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 जुलाई निर्धारित की है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक निर्मला देवी सहित 11 आरोपियों को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान निर्मला देवी सहित 10 आरोपी अदालत में व्यक्तिगत रूप में मौजूद थे, जबकि हजारीबाग जेल में बंद एक आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। गुमला जिले के विशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भीतर सेरका गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी पति को विशनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोहरदगा जिले के सेना थाना का क्षेत्र के बूटी पंचायत के बूटी छुटकाट टोली में पारिवारिक विवाद में पति की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के एक निजी अस्पताल से रोगी को हजारीबाग स्थित उसके घर पहुंचाने जा रहे एम्बुलेंस और एक कार की टक्कर हो गई। इसमें एम्बुलेंस चालक और रोगी के परिजन घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में विशेष केंद्रीय सहायता और आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी योजनाओं की समीक्षा की और लंबित और प्रक्रियाधीन योजनाओं की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला जिले के बसिया प्रखंड में महिला विकास मंडल से जुड़ी 30 महिलाओं ने समूह बनाकर बम्बियारी पाहनटोली गांव में डेयरी फार्म का प्रारंभ किया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त सुशांत गौरव की उपस्थिति में हुआ। फार्म में वर्तमान में 35 गायें हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 500 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की सीरीज के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। डिफेंडर में निकी प्रधान, मिडफील्डर में सलीमा टेटे और फॉरवर्ड में संगीता कुमारी का चयन किया गया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही गर्म हवा ने रांची समेत राज्य भर का पारा फिर से बढ़ा दिया है। पिछले 3 दिनों से लगातार राज्य भर में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। एक और जहां रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, वहीं धनबाद और जमशेदपुर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 2 दिन पहले बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगे बढ़कर धीरे धीरे कल तक बड़े चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। तूफान में बदल सकता है। वहीं अगर ये तटीय उड़ीसा से गुजरता है तो मौसम प्रभावित हो सकता है। टेम्परेचर पिछले 24 घंटों में भी इंक्रीज किए हैं। उंगुल में हाईएस्ट था 41.7, अभी आज 42, 43 एक दो जगह में जाने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में कल था 37.6, आज टेम्परेचर कल भी 39 का आसपास रहने का चांसेस है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर तटीय इलाकों में पड़ने की संभावना है। हलचल के कारण हवाओं का रुख बदलने लगा है। 12 मई को ये बांग्लादेश और म्यांमार की ओर रुख कर सकता है। आज से ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति करेगा टुवर्ड्स ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल 12 तारीख सुबह तक। इसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज होगा मोमेंट का, और हमारा पूर्वानुमान है कि ये 12 तारीख से उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ बढ़ेगा, और इसका इंटेंसिफिकेशन फॉर नेक्स्ट 5 डेज जारी रहेगा। और सबसे ज्यादा इंटेंसिफिकेशन आज जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। चक्रवातीय प्रभाव की वजह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में फिलहाल मौसम गर्म बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार को भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। यमन ने इस चक्रवात का नामकरण मोचा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में आयोजित 27वें वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता को मजबूती देने और वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए नियामकों को उपयुक्त और समय से कार्रवाई करनी चाहिए। सुरक्षित और रेगुलेटेड है। और अब कारोबार जगत की खबरों पर डालते हैं एक नजर।
रेलवे ने अप्रैल 2023 में 126.46 मीट्रिक टन का मासिक माल लदान दर्ज किया है। अप्रैल के महीने में लदान में बढ़त 4.25 मीट्रिक टन रहा है, यानी अप्रैल 2022 की तुलना में 3.5% की वृद्धि हुई है। अप्रैल में माल ढुलाई राजस्व 13,893 करोड़ रुपए है, जो अप्रैल 2022 में 13,011 करोड़ रुपए की तुलना में 7% अधिक है। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने अपने गैर उड़ान कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश को 31 मई तक बढ़ा दिया। पिछले साल जनवरी में एयरलाइन का नियंत्रण लेने के बाद समूह द्वारा ये इस तरह की तीसरी पेशकश है। विमानन नियामक ने गो फर्स्ट को अगले आदेश तक टिकटों की बुकिंग और बिक्री तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने 15 मई तक टिकटों की बिक्री को सस्पेंड कर दिया था और 12 मई तक उड़ानें रद्द कर दी थी। एनसीएलटी ने एयरलाइन स्पाइसजेट को नोटिस जारी कर बकाया भुगतान नहीं होने का दावा करने वाली एक याचिका पर जवाब देने के लिए कहा। लीज पर विमान देने वाली कंपनी एयर कैसल ने बीते 28 अप्रैल को ये याचिका दाखिल की थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नागौर जिले के डेगाना नगर पालिका में लिथियम के पर्याप्त भंडार की पहचान की गई है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में होता है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कहते हैं आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले की, जहां मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से है। ये मुकाबला मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े पर खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई की टीम को इस सीजन में आरसीबी के हाथों हार मिल चुकी है। इस मुकाबले में मुंबई की कोशिश पिछली हार का हिसाब चुकता करने की होगी। दोनों टीमों को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई को आखिरी मैच में चेन्नई ने हराया था, तो बैंगलोर को दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से पटखनी दी थी। वहीं अंक तालिका की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 10 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर काबिज है, जबकि मुंबई इंडियंस 8वें पायदान पर स्थित। आज दोनों टीमों की कोशिश इस मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए प्लेआउट में जगह बनाने के करीब पहुंचने पर होगी। उधर कल खेले गए आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस जीत के साथ ही कोलकाता के पास 11 मैच में 10 अंक हो गए हैं और ये टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर आ गई है। रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने 180 रन का लक्ष्य रखा, जिसे कोलकाता ने 5 विकेट खोकर आखिरी गेंद में हासिल कर लिया। कोलकाता के लिए नीतीश राणा ने 51 रन बनाए, जबकि आंद्रे रसेल ने 42 रन की पारी खेली। वहीं पंजाब के लिए शिखर धवन ने 57 रन की पारी खेली। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए चोटिल केएल राहुल की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को टीम में शामिल किया है। भारतीय सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने ईशान किशन को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए केएल राहुल के विकल्प के रूप में चुना। केएल राहुल को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए आईपीएल मैच के दौरान चोट लगी थी। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में उमेश यादव और जयदेव उनादकट की चोट के बारे में बताया। हालांकि उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में इन दोनों गेंदबाजों के खेलने की उम्मीदें अब भी बाकी हैं। डब्ल्यूटीसी फाइनल लंदन के द ओवल स्टेडियम में 7 से 11 जून के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा। और सेहत की बात में देखते हैं कैंसर रोग के लक्षण, कारण और इससे बचाव के उपाय के बारे में। कैंसर एक गंभीर रोग है जिसका खतरा सभी में बढ़ रहा है। कैंसर के मामले अब कम उम्र में भी सामने आने लगे हैं, जो चिंता का विषय है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें किसी कारणवश शरीर का कोई एक हिस्सा अपने आप से बढ़ने लगता है और आसपास के ऑर्गन्स को जकड़ लेता है। आमतौर पर देखा गया है कि जो मुख्य कैंसर है, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स कैंसर, ये मुख्यतः पाए जाते हैं।
और ये भी देखा गया है कि 90 से 95% जो कैंसर है वो हमारे जीवन शैली की वजह से होते हैं। कैंसर का कोई कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारक कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। ऐसे भी कुछ कारक हैं जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं, जिनमें बदलाव किया जा सकता है। बीड़ी सिगरेट ना पिए, धूम्रपान, गुटखा, जर्दा, किसी भी रूप में तंबाकू सेवन ना करें, नियमित व्यायाम करें, अपना वजन यानी कि शरीर का वेट है उसको कंट्रोल में रखें, संतुलित आहार खाएं, खासतौर से फैट यानी कि जो वसा है उसका इस्तेमाल कम करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें। कुछ कैंसर हैं जो कि फैमिलीज में रन करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है ये उनके लिए हिदायत है कि वो अपनी बेटियों को टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और खतरे के कारकों को दूर कर कैंसर के खतरे को कम करना संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस सिलसिले में रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत गेतलसूद पंचायत में किसानों को ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा सिंचाई पद्धति के लाभों से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री कृषि योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मैत्री फाउंडेशन की ओर से राज्य के सभी जिलों में ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैत्री फाउंडेशन के प्रमुख सचिन कुमार ने बताया कि अनगढ़ा प्रखंड में प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से किसानों को इस ओर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए अधिक से अधिक उत्पादन के साथ लागत में कमी पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को यह भी बताया जा रहा है कि वह कृषि कार्य में नुकसान से किस प्रकार बचे। जब तक हम टेक्नोलॉजी आधारित खेती नहीं करेंगे, आज के डेट में खेती करना संभव नहीं है। जब तक हम, एक कहावत स्लोगन है कि खेती को इंडस्ट्री, खेती को उद्योग का दर्जा अगर देने की बात करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा माध्यम है जिसको हम लगा करके किसानों का आय दोगुना कर सकते हैं, उनका फसल का उत्पाद समय से पहले बाजार में आ सकता है और उनको अच्छा मुनाफा हो सकता है। इस मौके पर कृषि उपकरण उपलब्ध करा रही मोहित पॉलिटेक के रमेश कुमार ने बताया कि किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर उनके कार्यों को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरल कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद किसानों को बहुत ही कम समय में कृषि उपकरण मिल जाते हैं। सभी किसानों से भी एक्सपोजर भी करवा रहे हैं, तो इससे अच्छा लग रहा है कि सभी किसानों को 90% सब्सिडी में सभी किसानों को हम जोड़ सकें। यही हमारा प्रयास है कि 90% अनुदान के अंदर सभी किसानों को सिस्टम प्रोवाइड करवाएं। कृषि विशेषज्ञों से खेती की बारीकियों को जानकर इलाके के किसानों में भी उत्साह नजर आया। किसानों का कहना है कि तकनीक को अपनाकर वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। आज ड्रिप सिस्टम जो किसान को हमने पूरे अनगढ़ा प्रखंड को अपने भी कर रहे हैं और किसान को दिलवा भी रहे हैं। अभी करीब करीब आज तक 2 साल के अंदर में हम 2 से 250 किसान को ड्रिप सिस्टम से जोड़े हुए हैं। जैसे हम लोग पहले जो खेती कर रहे थे उसमें पानी का बहुत ये हो रहा था कि बर्बादी हो रहा था, पानी का बर्बादी। और अभी हम लोग का जो टपक सिंचाई से कर रहे हैं और सर लोग बताए तो उसमें मेरा पानी बहुत ही बचत होता है और समय का सबसे बड़ा बचत होता है। खेती किसानी के क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस अवधि से किसान कई एकड़ भूमि को महज कुछ घंटों में सिंचित कर देते हैं, जिससे समय के साथ लागत में भी कमी आती है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई 3 जन सुरक्षा योजनाओं के 8 वर्ष पूरे। इन योजनाओं से अब तक जुड़े करोड़ों लोग। राज्य के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से पूछताछ में ईडी को मिले कई सबूत। ईडी के समक्ष पेश हुए व्यवसायी विष्णु अग्रवाल बीमार होने के कारण बिना पूछताछ ही छोड़े गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। बोकारो में आयोजित योग शिविर में लोगों ने किया योगाभ्यास। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही गर्म हवा ने बढ़ाई गर्मी। अगले 7 दिन तपेगा झारखंड। रांची में 40 तो धनबाद जमशेदपुर में 43 डिग्री पहुंचेगा पारा।